हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत पांडे है और यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर में मेरा एक छोटा सा योगदान है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ बच्चे जो गांव से हैं, जो छोटे शहरों से हैं और जिनके पास बड़े बड़े सपने हैं, वो मेरी किसी मदद से कामयाब होकर क्वालिफाई हो जाएं। सो दोस्तों, यहाँ पे ये मैं एक ऑडियो जो है आपके लिए हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मैं उनकी मदद कर सकता हूँ अगर वो दिल्ली में क्लासेज में नहीं आ सकते हैं या किसी कोचिंग क्लास में नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो एक सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे सिंपल सी बात है, वो ये है कि आपको कोचिंग सेंटर्स में जाना क्यों होता है। क्यों हमें मजबूरी होती है कि हमें कोचिंग सेंटर्स में जाना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है कि हम स्कूल में बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं, हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉप स्कोरर होते हैं, हमारे घर में पढ़ने का माहौल होता है, हम लोग 10 घंटे 11 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन जब ये बात नेट इंग्लिश की आती है, नेट जेआरएफ हो जाता है और इंग्लिश हो जाता है, तो वहाँ ऐसा क्या हो जाता है कि हम 10 घंटे 11 घंटे पढ़ने के बाद भी नेट नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और फिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग कोचिंग सेंटर्स की तरफ भागने की कोशिश करते हैं वो लोग कुछ ना कुछ जरूर पास हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक सिंपल सा, जो आपके पास एक क्वेश्चन था कि हम लोग क्यों नहीं कर पाते, उसका एक सिंपल सा जवाब है मेरी तरफ से, जो कि मैं चाहता हूं कि अगर कल को कभी ये मेरा ऑडियो यूजीसी अथॉरिटीज़ भी सुने तो मेरी उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पूरे भारत के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो ओपन यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनका सबका जो सिलेबस है ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो सेम करें। एक एक कॉलेज में वो सेम चीज़ पढ़ाई जाए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, जो जेएनयू में पढ़ाई जाती है, जो कैलकाटा में पढ़ाई जाती है या बेंगलुरु में पढ़ाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत ही कटु सत्य है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को वो चीज़ें पता ही नहीं हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को ज़बानी याद है। मैं खुद जब गांव से निकल के आया था तो मुझे पहली बार पता चला कि कोई अफ्रीकन लिटरेचर भी पढ़ना होता है। मुझे ये लगता था कि इंग्लिश लिटरेचर का नेट मतलब कोई हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उठा के पढ़ लीजिए, टीएस सीलेट के बाद इंग्लिश लिटरेचर खत्म हो जाता है, वहीं से पेपर आता है। इसीलिए मैंने वो एक आरडी त्रिवेदी की बुक उठा रखी थी, वही मिलती है हमारे पास, तो इंग्लिश के राइटर भी नहीं होते हैं अवेलेबल छोटे शहरों में। और एक उपकार या प्रतियोगिता साहित्य की कोई पासबुक थी, तो मुझे लगता था इन्हीं को पढ़ लो, इन्हीं से पास हो जाओगे, इन्हीं से सब कुछ हो जाएगा। तो गाइज, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, आप में डेडिकेशन है, लेकिन आप पेपर में कब पास होंगे? आप पेपर में तब पास होंगे जब आपको पता होगा कि ये जो 75 क्वेश्चंस हैं पेपर 3 के, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं पेपर 3 का, तो जो 75 क्वेश्चंस पेपर 3 के आपके पास हैं, आपका सिलेबस स्टेट यूनिवर्सिटी का, उसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चन देता है। वो भी आए या ना आए कोई गारंटी नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, मान लीजिए आपने डीयू से पढ़ा है, तो आपको 75 में से अराउंड 45 क्वेश्चंस आपको नोन मिलेंगे। आसान नहीं होंगे लेकिन नोन होंगे। आपको लगेगा कि हाँ, ये राइटर सुना है मैंने कहीं ना कहीं, ये बुक मैंने सुनी है, ये एज या जॉनरा मैंने कहीं ना कहीं सुना है। तो आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, जेएनयू से पढ़ रहे हैं, आप एक अच्छे स्कॉलर हैं, अच्छे बैकग्राउंड के साथ पढ़ रहे हैं, तो भी आप 75 क्वेश्चंस में अराउंड 40 या 45 का ही सिलेबस पढ़ते हैं, बाकी आप नहीं पढ़ते। और नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है, अगर हम भारत की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को इकट्ठा कर दें तो वो उनको मिला के भी 50 to 60% बेसिक है। हर बार ये लोग ऐसी ऐसी चीज़ें पेपर में डालते हैं जो भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं जाती हैं। बल्कि कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ अप्रिशिएट करता हूँ यूजीसी को कि इन्होंने स्टैंडर्ड बहुत अच्छा बना दिया है, जो कि होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जब आप एक लड़ाई निर्धारित करते हैं, जब आप चाहते हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स उस एग्ज़ाम को दें, तो सबको मौका बराबर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टूडेंट की यूनिवर्सिटीज़ में 100 सेमिनार होते हैं तो उसके 100 टॉपिक्स तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, और एक बच्चा गांव में ऐसी जगह पढ़ रहा है जहां उसको इंग्लिश लिटरेचर भी हिंदी में पढ़ाया जाता है, और जो 1 वीक्स हैं, कुंजियां हैं, पासबुक्स हैं, उनसे रट्टा लगा के उसको बोला जाता है कि आप पढ़िए। बच्चे बोलते हैं कि वर्ड्सवर्थ को कीट्स ने ईगोस्टिकल सबलाइम क्यों बोला, वो रट लेते हैं कि इसने उसको बोला, पर उन्हें मतलब नहीं पता कि इसका मतलब क्या था। उन्हें पता ही नहीं कि ड्राइडन का प्रीपोजिशनल स्टैंड क्या है। उन्हें यही नहीं पता कि चौसर ने पूरे लिटरेरी जो यूजेस थे उनमें सिर्फ एलिट्रेशन एंड एसोनेंस को मना किया था यूज करने के लिए, और ये भी कहा था कि इसके लिए एक लैटिन टर्म है जिसकी वजह से इसको यूज नहीं करना चाहिए। या वो पूछ सकते हैं कि आपका कौन सा नोबेल अवार्डी राइटर है जो हमेशा ग्रीन इंक से लिखता था। कभी कभी यूजीसी नेट में स्टूपिड क्वेश्चंस आते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को फोर्थ वेव फेमिनिज्म ही नहीं पता है।
अब उन बच्चों की गलती नहीं है, 90% टीचर्स को भी नहीं पता है। हालांकि मेरा कोई कंप्लेन करने का इरादा नहीं है किसी टीचर का, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सबके अपने अपने फील्ड्स होते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो नेट को पढ़ाने का दावा करते हैं कि हम नेट पढ़ाते हैं। उन्हें थर्ड वेव फेमिनिज्म तक नहीं पता है, बहुत से लोगों को, कुछ लोग होंगे मुझसे भी अच्छे हैं कुछ लोग तो, और फोर्थ वेव फेमिनिज्म नहीं पता है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। गाइस सोचिए कि आप लोग जो ऑडियो सुन रहे हैं, क्या आपको अभी मेरा ऑडियो सुनते सुनते आप आंख बंद करके 20 फेमिनिस्ट क्रिटिक्स के नाम ले सकते हैं? 5 to 7 बेसिक फेमिनिस्ट क्रिटिक्स, देन वेव वाइज सेकेंड वेव थर्ड वेव ऐड कर दीजिए, उसके बाद आप ब्लैक फेमिनिज्म, दलित फेमिनिज्म को ऐड कर दीजिए, रेडिकल फेमिनिज्म, फ्रेंच फेमिनिज्म को ऐड कर दीजिए। क्या आप इन 5-6 टुकड़ों में 4-4 3-3 राइटर जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो फिर आप नेट को सीरियसली इस तरीके से लीजिए कि आप उसको प्रिपेयर करें। फ्रेंड्स, हम पोस्ट कॉलोनियल्स की बात करते हैं। हाँ जी, पोस्ट कॉलोनियल हमें पता है क्या होता है। तो कितने लोगों को पता है कि पोस्ट कॉलोनियल में गुगियो थियोंगो ने जानबूझ के इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने से मना कर दिया था, अपनी ही लैंग्वेज में लिखा। उन्होंने कहा मैं गिकुयू में लिखूंगा, GIKUYU, एंड इसको हम एक टर्म देते हैं, एब्रोगेशन। क्या आप लोगों ने कभी एंग्लोफिलिया टर्म सुना है? एथनिक नेपोटिज्म, किन सिलेक्शन? तो गाइज, मैं जानता हूं आप में से कुछ स्कॉलर हैं, ऑल ओवर इंडिया मेरा ऑडियो सुना जाएगा, 10-20 लोग बोलेंगे हाँ हमने सुना है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने भी वही बुक्स पढ़ी जो मैं पढ़ता हूं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आपको कितनी बेसिक चीजें पढ़ाई जाती हैं और पेपर में कितना टफ आता है। सैंडविच थ्योरी, अब सोचिए, आपको सैंडविच थ्योरी सुनी है आपने? बाउ बाउ थ्योरी, डिंग डोंग थ्योरी, लाला थ्योरी, टाटा थ्योरी, पू थ्योरी। आप हंसेंगे कि क्या नाम है ये, कैसे नाम है। जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो बच्चे हंसते थे, लेकिन सोचिए ये सब आपके पेपर में आते हैं। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि वर्जीनिया वुल्फ के लाइफ पे मूवी किसने बनाई है, और वो मूवी किसी बुक पे बेस्ड है, तो आपको बताना पड़ेगा द आर्स इज द बुक रिटन बाय मिशेल कनिंघम, और उसके ऊपर ये बुक है और उसमें कंटेंट क्या है। वो लास्ट लाइन्स पूछ लेते हैं, वो फर्स्ट लाइन पूछ लेते हैं, वो कैरेक्टर पूछ लेते हैं, वो डेट्स पूछ लेते हैं। और हमारा जो 90% क्राउड है किसी भी राज्य का, भारत के किसी भी राज्य का, वो सिर्फ बेसिक हिस्ट्री ही पढ़ता रहता है। मेरे पास बहुत से बच्चे बोलते हैं सर एक अच्छी सी किताब बता दीजिए। तो मुझे बड़ा समझ नहीं आता है कि मैं अच्छी किताब कौन सी होती है, कैसे बता दूं कि देखो ये विनीत पांडे को तुमने मैसेज किया तो विनीत पांडे ने एक हिडन ट्रूथ बताया कि ये अच्छी किताब है। अरे सभी किताबें अच्छी होती हैं, अगर वो ऑथेंटिक हैं, ढंग से लिखी गई हैं, तो सभी किताबें अच्छी होती हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि विनीत पांडे को हम मैसेज करेंगे कि सर आप एक अच्छी किताब बता दीजिए, तो वो बोलेगा कि डेविड डेचिस पढ़ लो, या विलियम जे लॉन्ग पढ़ लो, या कॉम्पटन रिकेट, या लेगिस कजामिया, या पीटर बेरी, या MH अब्राहम्स, किसी का भी नाम ले लो। तो क्या आप उसको पढ़ के नेट कर लेंगे? अगर आपको कोई एक हिस्ट्री बुक, कोई एक क्रिटिसिज्म, कोई एक थ्योरी की बुक सजेस्ट करके कहता है आप नेट कर लेंगे, तो वो आपको सिर्फ 15 to 20% सजेस्ट करता है, आपको वो बेवकूफ बनाता है। और कम से कम मैंने अगर सिर्फ ये एक एक दो बुक पढ़ी होती तो मेरा तो नेट कभी नहीं होता, क्योंकि ना तो डेविड डेचिस ने भारत के नेट के लिए बुक लिखी थी, ना विलियम जे लॉन्ग को पता था कि इंडिया मेरा वेट कर रहा है UGC नेट के लिए। इन लोगों ने अपने अपने व्यूज लिखे हैं, अपने परसेप्शंस लिखे हैं, अपने जजमेंट लिखे हैं। आपको सबको पढ़ना चाहिए। अगर आप किसी क्लास में नहीं है, कोचिंग क्लास में नहीं, आपको सबको पढ़ना चाहिए। कोचिंग क्लासेस में जो मेरा अटेम्प्ट है वो ये रहता है कि मैंने ऑलमोस्ट भारत की सारी हिस्ट्री बुक जितनी भी हैं, चाहे वो रटलेज हो, चाहे वाडी त्रिवेदी हो, चाहे लेगिस कजामिया, हडसन, मैंने सब पढ़ दिए, क्योंकि मेरा एक 5 साल का ब्यूटीफुल करियर है टीचिंग नेट इंग्लिश। और इस 5 साल में मैंने स्टार्ट भी किया, पढ़ना सीखा, पढ़ाना सीखा, बहुत कुछ सीखा मैंने। तो मैंने वो भारत की ऑलमोस्ट अवेलेबल हिस्ट्री बुक सारी पढ़ रखी है मैंने। लेकिन इससे क्या होने वाला है? इससे यह है कि मैं जानता हूं कि उस राइटर्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, और कहां से क्या आता है, और पढ़ते समय किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। आपके लिए सिंपल सा एग्जांपल है, विलियम शेक्सपियर 154 सोनेट लिख के बैठा है, 154 सोनेट्स। आपको बुक्स में रटवाया जाता है 126 इसको डेडिकेटेड है, 26 उसको डेडिकेटेड है। क्या आपने कभी सोचा कि 26 और 126 टोटल 152 हैं? 2 सोनेट कहां पे चले गए? 2 सोनेट भी तो कहीं गायब हो गए होंगे ना। अगर पेपर में आ जाएगा कि कहां चले गए, या उनको पैशनेट पिलग्रिम में विलियम ज़ेगेट ने एडिट किया, पेपर में आएगा किसने एडिट किया। आपको विलियम ज़ेगेट आपने नाम ही नहीं पता है। चलिए सबसे आसान क्वेश्चन है,
अगर आपको कोई पूछ ले कि वो राइटर बताइए जिसने विलियम शेक्सपियर की स्पेलिंग तक चेंज कर दी, आपको पता है? आप आपके पास जितने नेट एक्सपर्ट्स हैं उनको पूछेगा कि आपको पता है? हो सकता है वो ढूंढ ले, तो ढूंढना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो ये सब करने के साथ फिर आपको लिटरली जब थ्योरीज पे पढ़ना पड़ता है, वो फोकस करना पड़ता है। तो जैसे मैंने एक छोटे से बैकग्राउंड से पढ़ना शुरू किया, काम करना शुरू किया, लिटरली थ्योरी समझ नहीं आती है अगर समझाई ना जाए। बुक से कुछ नहीं होता है, आप पीटर बेरी बदल दीजिए, आप बेरी को पीटर कर दीजिए, अंग्रेजों के नाम बदल देने से कंटेंट तो वही रहेगा ना। तो अगर आपको बेसिकली वो समझ ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप पीटर बेरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप M.A.R. हबीब पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, या P.K. नायर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक्सप्लेन तरीके से पढ़ना है। और मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है, करने वाले कर भी लेते हैं। लेकिन अगर आपको समय, किताबों का खर्चा, ये सब बचाना है, तो फिर आपके लिए सबसे आसान तरीका है कि आपको किसी कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप सबके लिए एक चेन शुरू की है, व्हाट्सएप ग्रुप की चेन है ये। इसे ऑनलाइन क्लासेस का मैंने नाम दे दिया है। इसमें आपको 15 जुलाई से आपका नया बैच स्टार्ट होने वाला है, और हर सेशन में नए नए बैच स्टार्ट होते रहेंगे मेरे। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, आप रजिस्ट्रेशन करवाते ही आप मेरे स्टूडेंट बन जाएंगे। वेरी फर्स्ट डे आपको यूजीसी नेट क्या होता है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपको उसके ऊपर एक पूरा ऑडियो मिलेगा। दूसरा ऑडियो मिलेगा नेट का रियल सिलेबस क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल सिलेबस ऑफ नेट, और हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, हम कैसे क्या खत्म करेंगे, पहले क्या कंप्लीट करेंगे, कहाँ पे क्या एक्स्ट्रा ऑडियोज डाले जाएंगे। ये 3 या 4 ऑडियोज आपको शुरू में मिलेंगे। उसके बाद आपका जीरो से इतिहास शुरू होगा। एंग्लो सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, उसको डिबेट करके, डिस्कशन करके ढंग से। और इस बार का जो ऑनलाइन ग्रुप है, वो इस बार का ऑनलाइन ग्रुप सबसे स्पेशल ग्रुप होगा, क्योंकि मैंने मेरे पिछले ऑनलाइन ग्रुप्स में अभी तक मैं 3 प्रोफेशनल ऑनलाइन ग्रुप पढ़ा चुका हूँ। 140, 390, एक में 250 हैं। तो इस तरीके से जो बच्चे वगैरह हैं उन सभी ने मुझे सजेशन दिए, और मैंने सेलेक्टेड लोगों के सजेशन एक्सेप्ट किए। इस बार के ऑनलाइन ग्रुप में हर यूनिट कंप्लीशन के बाद, जैसे मान लीजिए हमने एंग्लो सेक्शन कंप्लीट किया, आपको 5 ऑडियोज एक्स्ट्रा मिलेंगे उसी यूनिट कंप्लीशन के बाद। पहले यूनिट कंप्लीट होगी, फिर उस पर स्पेशल ऑडियोज मिलेंगे। तो जिस तरीके से हम हिस्ट्री कंप्लीट करते जाएंगे, आपको स्पेशल ऑडियोज मिलेंगे। प्लस आपको हर महीने 10-10 बुक्स, जो कि नेट में 3rd पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे डिटेल्ड ऑडियोज मिलेंगे जो आपको टोटल एक्सप्लेन करेंगे। और वो ऑडियो इस तरीके से होंगे कि आपको कहीं कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, कहीं कुछ देखना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ सुनना है उसे। इसी तरीके से लिटरेरी थ्योरीज, क्रिटिसिज्म, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स। बच्चे लिंग्विस्टिक्स की बुक पूछते हैं मुझसे, कहते हैं हाँ सर हम लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं नेट के लिए। अभी एक बच्चे को कश्मीर से पूछा मैंने कहा तुम लिंग्विस्टिक्स में फोकस क्या कर रहे हो? बोला सर मैं फोनेटिक्स पे ध्यान दे रहा हूँ। फोनेटिक्स तो आ ही नहीं रहा है पेपर में, आता ही नहीं है फोनेटिक्स, क्यों पढ़ रहे हैं फिर आप? सो दिस इज द रीजन कि बच्चे मिसगाइडेड बहुत हैं, वो समय खराब करते हैं। लिंग्विस्टिक्स का ठीक है, इट इज द पार्ट, बट अभी भी वो लिंग्विस्टिक को एज अ थ्योरी पूछ रहे हैं। उसमें आपको बहुत कुछ पूछ सकते हैं, वो लैंग एंड पेरोल पे जा सकते हैं, वो बाउ थ्योरी पे जा सकते हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू फोनेटिक्स। अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, और जाएंगे तो हम भी पढ़ा देंगे, वो बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन आप लोग सोचिए कि क्या आपने कॉन्टैक्ट जोन थ्योरी, एक्स बार थ्योरी, रीजनरेशन थ्योरी, ये सब कहीं पढ़ा? तो मेरे ऑनलाइन ग्रुप का मेरा जो सिस्टम है वो ये है कि A to Z सिलेबस, चाहे वो दलित लिटरेचर हो, चाहे वो स्पेशल ऑडियो ऑन वॉर पोइट्री हो, चाहे वो स्पेशल ऑडियो ऑन एपिक थिएटर हो, किसी भी चीज़ पे हो, तो वो लिटरेरी स्कूल्स हैं, वो आपकी लिटरेरी टर्म्स हैं, डिवाइसेस हैं, उन सबको टोटल कवर करवाया जाएगा। इन बिटवीन भारत में जितने भी सेट एग्जाम्स होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स उनको अपीयर करते हैं, वो मुझे पेपर भेज देते हैं, और मैं उस सेट पेपर को स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करता हूँ पूरे भारत की। मान लीजिए अभी तेलंगाना सेट हुआ है, तो वो बच्चे हैं वो सब अटेम्प्ट करेंगे, अपना कोशिश करेंगे, अपने आप को देखेंगे, और फिर उसी पेपर को मैं डिटेल में सॉल्व कर दूंगा उन सब बच्चों के लिए। तो इस तरीके से आपको इट्स ए कंप्लीट क्लास, पूरा पैकेज है आपके लिए। अब आप जानते हैं इतना सारा पैकेज और इतना सारा सब कुछ, प्लस आपको वो लड़का पढ़ा रहे हैं जिसने खुद हर वो एग्जाम अटेम्प्ट किया है। ऐसा क्या होता है बॉयज़ की, गर्ल्स आप लोग बताइए, आप बॉयज़ एंड गर्ल्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा बताइए ऐसा क्या होता है कि हर एग्जाम मैं अटेम्प्ट करता हूँ और मैं क्वालिफाई कर लेता हूँ, आपके पास दूसरा कोई नहीं है आसपास जो इतने सारे नेट JRF करके बैठा हो, बोल बोल के करके बैठा हो।
या बार बार वो सेट एग्जाम दे रहा है, मैं 9 राज्यों का स्टेट टॉपर हूं, क्या रीजन है, मैं सब क्यों कर रहा हूं? बहुत सारे रीजंस में से जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं एक छोटे शहर से जब निकला था ना, छोटे से, तो मुझे ये था कि मुझे ऐसे नहीं मरना है, अपना नाम क्रिएट करना है। ये सच है कि मैं अपना नाम क्रिएट करना चाहता हूं, और नाम 2 चीजों से क्रिएट होता है, या तो अच्छे से या बुरे से। और मैं ये चाहता हूं कि अच्छे तरीके से हो, क्योंकि अच्छे तरीके से जो नाम क्रिएट होता है वो बहुत समय तक रहता है। तो आप मुझे तभी याद रखेंगे जब आप कहेंगे कि हाँ, एक सर थे, जब वो बोलते थे कि 100 बुक्स पढ़ लो, इनमें से 70-75 क्वेश्चन तुम्हें पेपर में मिल जाएंगे, तो आप बोलोगे कि हाँ, वो बोलते थे 70-75, तो 50-60 तो मिलता था। आप लोगों के लिए सबसे आसान है ये। इस ग्रुप को ज्वाइन करिए। जो लोग वर्किंग हैं, जॉब्स कर रहे हैं, ऑफिस वाले हैं, वर्किंग वीमेन हैं, मैरिड वीमेन हैं, आप सबके लिए एक दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप इसके साथ अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे पर्सनल नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। उनमें आपको हर वो चीज जो मैं पढ़ाता हूं, हर वो चीज जो मैं बोलता हूं, वो लेटेस्ट, अपडेटेड, अपग्रेडेड, प्लस टोटली रिटन एंड मैनेज बाय मी होते हैं। वो टोटली मैं करता हूं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग सेंटर्स की वेबसाइट पे जाते हैं, पूछते हैं किसका नोट्स है, वो किसी भी प्रोफेसर का झूठा नाम ले लेते हैं बड़ा सा, और आप उसको लेके बैठ जाते हैं। ना कभी आप प्रोफेसर से बात कर सकते हैं, ना प्रोफेसर कभी कहता है कि मेरा नोट है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वो मेरे नोट्स हैं। दूसरी चीज, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप उससे रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं, और आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। तो आप उनको भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ये रहेगा कि हाँ, एटलीस्ट हम अगर दिल्ली नहीं जा सकते हैं, 40-50 हज़ार खर्च नहीं कर सकते हैं, और वहाँ जाके 10,000 या रहने का खर्चा है, 15,000 रहने का खर्चा है, तो वो सब बचा करके आप सिर्फ घर बैठिए, अपना टाइम टेबल बना लीजिए, और जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर हम कैसे पढ़ेंगे, क्या सिस्टम है ये? आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता हूं। एक साथ सारे बच्चे ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। हम कुछ रूल्स बना देते हैं कि कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, और स्टूडेंट्स बहुत अच्छे आते हैं मेरे पास ऐसी शिकायतें नहीं आती हैं। उसके बाद शाम का समय मेरी क्लास का होता है। इस समय में आपको खुद ऑनलाइन नहीं बैठना है। शाम को 7 से 9 मेरा समय है कि मुझे अपना काम छोड़ के फ्री होके आपके लिए ऑडियो रिकॉर्ड करना है। उसके बाद मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दिया, आपको बकायदा नोटिस देता हूं मैं भेजने से पहले कि देखिए, वेट फॉर माय ऑडियो, ये लाइन होती है मेरी, ऑडियो कमिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, अब मान लीजिए आप वर्किंग वीमेन, आप घर में काम कर रही हैं, आप खाना बना रही हैं, आप अपना खाना बनाइए, परिवार को खिलाइए। ऑडियो मैंने भेज दिया है, वो आपके मोबाइल नंबर पे आपके यहाँ स्टोर हो गया, वो डाउनलोड हो गया। मान लीजिए आप खाना बना के 10 बजे फ्री होते हैं, अब आप 2 घंटा पढ़ना चाहते हैं, अब आप फोन उठाइए, मेरे ऑडियो को डाउनलोड कर लीजिए, उसको मेमोरी में 32 GB का मेमोरी कार्ड ले लीजिए, उसको मेमोरी में जाके टाइटल लिख लीजिए। मेरे ऑडियो लेक्चर का सीधा पहला टाइटल होता है कि आज का टॉपिक ये है, कल हमने ये किया था, परसों ये करेंगे। तो इस तरीके से आप उसको चेन बना सकते हैं। उसको सुनिए, उसमें से जो रफ मटेरियल है वो निकालिए। मेरी खासियत ये है कि मैं हर ऑडियो में ये बताता हूं कि ये राइटर बहुत जरूरी है पेपर में, इसमें से पेपर में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसमें से पेपर में क्वेश्चन कम आते हैं, इसको जरूर पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ सकते हैं। तो उस तरीके से आप एक रफ वर्क कर लीजिए कि आज सर ने ये टॉपिक पढ़ाया, इसमें 3 राइटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए, उनकी 2 बुक्स सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर उन बुक्स के अंदर मैंने जो आपको खास खास पॉइंट्स बताए वो लिख लीजिए सुन के। अब ये ऑडियो आपके पास फिक्स्ड है, स्टोर है। सुबह आप कुकिंग दोबारा करते हैं, आप फोन को ले लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए या स्पीकर पर रख लीजिए, किचन में रख लीजिए, आप सुनते रहिए, आप अपना खाना बनाते रहिए, सुनते रहिए, टॉपिक्स याद हो जाएंगे। आप ऑफिस जाते हैं, सुबह जल्दी बस से निकलते हैं, ड्राइव करते हैं, वॉक करके जाते हैं, हेडफोन लगाइए, मेरा ऑफिस में सुनते जाइए, बस थोड़ा रोड से बच कर रहिएगा, लेफ्ट में, लेकिन आप सुनते जाइए। आप जिम जाते हैं, जॉगिंग पे जाते हैं, वॉक करते हैं, एक ऑडियो लेक्चर सुनिए। सोचिए कितना अच्छा लगेगा कि आपके 10 मिनट की जो इवनिंग वॉक है या 15-20 मिनट की इवनिंग वॉक है, उसमें आपने मेरा कल्चर स्टडीज का ऑडियो 2 बार सुना। जो कल्चर स्टडीज आपको पहले कभी नहीं आती थी, वो आपने 20 मिनट की वॉक में 2 बार सुन लिया। अगले दिन 20 मिनट की वॉक में आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया मेरे ऑडियो के थ्रू कि इंडियन एस्थेटिक्स क्या होते हैं। तो गाइज, आपसे ज्यादा प्रिपेयर्ड कोई होगा नहीं। तो ये मेरा जो ऑनलाइन ग्रुप का पूरा स्ट्रक्चर है, ये 15 जुलाई से बैच ये वाला स्टार्ट है, और हर सेशन इसकी डेट्स बदलती रहेंगी। आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके बात करके आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। और जो ये मेरा पूरा ऑडियो है, ये मैंने हिंदी में इसलिए किया है क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो कई बार समझ नहीं पाते हैं। कई बार हमारी कैपेबिलिटीज ऐसी ही हैं, क्योंकि मैं खुद एक सरकारी स्कूल से, छोटे से गांव से निकला हूं, तो मैं जानता हूं मेरे एरिया में आज भी जाके देखता हूं कि बच्चे इंग्लिश जरूर कर रहे हैं, पर कई बार उनके बहुत से डाउट्स हैं वो इंग्लिश में क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब बड़े भले अच्छे लोग हैं,
हर उस नीडी पर्सन को ढूंढिए जो पढ़ना चाहता है, जिसकी आंखों में सपने हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा इनकम या बहुत बड़ा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है। उस बच्चे को बताइए आप किसी न किसी की मदद करेंगे। और अगर हम एक इतनी बड़ी सोसाइटी में हैं, इतने सारे लोग हैं, इतना सब डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि कोई हमसे बड़ा है, हमसे ऊपर कोई ना कोई डिवाइन शक्ति है, कोई दैवीय शक्ति है। तो अगर सच में हमारे यहाँ गॉड है, तो आप उनके लिए एक अच्छा काम करिए। आप एक नीडी पर्सन को एक ऐसे टीचर से मिलवा सकते हैं जो सोसाइटी की मदद कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि हर गली से लोग पास हो। नेट पढ़ाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ पे बहुत सारे विनीत पांडे हैं जो एक मौके की तलाश में हैं। मुझे मौका नहीं मिलता तो मैं आज भी उस छोटे से गांव में होता। तो मैं उन सब लोगों को, क्योंकि वो सेटल हो जाएंगे, उनका करियर बन जाएगा, वो अपने जैसे 10 विनीत पांडे और तैयार कर देंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी इस चीज़ में मदद कीजिए दोस्तों। और फ्रेंड्स, जहाँ तक पॉसिबल हो आप इस वीडियो को बहुत लोगों से शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।